संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की कठिनता को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। इस बार परीक्षा में पूछे गए सवाल सिलेबस से अलग थे और कुछ भयानक कठिन स्तर के थे। वर्ष 2026 की परीक्षा को अब तक की सबसे कठिन और अप्रत्याशित परीक्षाओं में से एक माना जा रहा है। इसमें पाठ्यक्रम से बाहर के प्रतीत होने वाले असामान्य रूप से लंबे और जटिल प्रश्न पत्र होने के कारण कई उम्मीदवारों और परीक्षा विशेषज्ञों ने जीएस पेपर 1 की काफी आलोचना की है। प्रश्न ऐसे थे कि अच्छी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के भी हौसले डगमगा गए। इस निराशा के बीच उम्मीदवारों के सामने अपनी तैयारी जारी रखने को लेकर अब एक अनिश्चितता खड़ी हो गई है। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर और हम बात कर रहे हैं 24 मई को हुई यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की। यूपीएससी के डेटा के अनुसार इस परीक्षा में इस बार 24 मई को जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उसमें लगभग 5.5 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए और जो अटेंडेंस था उम्मीदवारों, टोटल जो रजिस्टर्ड उम्मीदवार थे वो लगभग 8,20,000 के आसपास थे, 8,19,732 थे, जिसमें अटेंडेंस दर यानी एग्जाम में उपस्थिति दर 67% था और देश भर के लगभग 83 शहरों में 2072 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। तो आइए बात करते हैं कि कुछ उभरने वाली चिंताओं की जो इस समय सोशल मीडिया, अखबारों, यूट्यूब चैनल पर चल रही है कि क्या यह अब तक की यूपीएससी की सबसे कठिन प्रारंभिक परीक्षा थी। कई उम्मीदवार जो इस फील्ड से जुड़े हैं, कई मेंटर्स जो यूपीएससी के फील्ड से जुड़े हैं, उनका कहना है कि ये वाकई अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। यह प्रश्न पत्र जीएस पेपर 1 सबसे कठिन पेपर था। कई उम्मीदवारों ने इस पेपर को सबसे भ्रमित करने वाली, थका देने वाली और एक अनप्रेसिडेंटेड परीक्षाओं में से भी एक बताया। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने अब तक इतना कठिन पेपर नहीं देखा है। अनप्रेसिडेंट या अप्रत्याशितता हमेशा से यूपीएससी की पहचान का एक हिस्सा रही है और यूपीएससी हमेशा से टफ क्वेश्चन ही पूछता रहा है। हर साल उम्मीदवार यह जानते हुए परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं कि आयोग कुछ न कुछ सरप्राइज तो अवश्य देगा, लेकिन इस बार तो यूपीएससी ने खुद अपने ही ट्रेंड को बदल दिया है और अपने आप को ही पीछे छोड़ दिया है। एक भाई ने तो यूनियन की जगह अनप्रेसिडेंटेड शब्द का प्रयोग किया है, यानी उसने यूपीएससी को, उसने ट्विटर पर, एक्स पर लिखा है कि यूपीएससी के लिए उसने अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी अभूतपूर्व लोक सेवा आयोग शब्द का प्रयोग किया है। अब सवाल है कि क्या यूपीएससी उसी 2 घंटे की समय सीमा के भीतर उम्मीदवारों से अधिक पढ़ने और समझने की योग्यता की मांग कर रहा है। लगभग 120 मिनट में 100 प्रश्न का उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों के पास प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग 1 मिनट और 12 सेकंड मिलते हैं, या यूं समझे कि 5 प्रश्नों के लिए केवल 6 मिनट का समय उनके पास अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर कोई प्रश्न गलत हुआ तो 1/3 अंक कट भी जाएंगे। अब ऐसे में उम्मीदवारों के सामने कितनी कठिनाइयां हैं आप समझ सकते हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों ने कहा कि प्रश्न पत्र की कठिनाई की वजह से वो लगभग 60 से 75 प्रश्न ही हल कर पाए, बाकी 25-30 प्रश्न तो वो टच ही नहीं कर पाए। प्रश्न इतने लंबे थे और भाषा इतनी जटिल थी कि उनको पढ़ने में काफी समय लग रहा था। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार काफी अधिक संख्या में प्रश्नों को बिना पढ़े ही बहुत सारे उम्मीदवारों ने छोड़ दिया। कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना है कि यूपीएससी का पेपर सेट करने वाले लोग, यूपीएससी के मेंबर्स भी खुद इसके 30-35 प्रश्न ही हल नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवारों की तो बात ही छोड़िए। इस पेपर की सबसे खास बात प्रश्नों की कठिनाई ही नहीं थी, बल्कि इस बार मुख्य बदलाव पेपर की लंबाई में भी है। पहले 100 प्रश्नों के लिए यूपीएससी लगभग 40 पेज का क्वेश्चन पेपर बनाता था। इस बार यह लगभग 56 पेजेस का है। क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर है और लास्ट में लगभग 56 पेजेस ही इसके बैक साइड में लिखा हुआ है।
हम बीच बीच में प्रश्नों को भी देखेंगे अपने चर्चा के साथ। हालांकि मेरी राय कुछ प्रश्न जो वाकई आधे आधे पेज के थे, ऐसे प्रश्न 3-4 थे। पर मेरी राय में जो प्रश्न लंबे थे, उसको मैंने भी देखा है, वह लंबे जरूर थे, भाषा थोड़ी इसकी तकनीकी कठिन थी, लेकिन प्रश्न उतना कठिन नहीं था जितना उसकी लंबाई को देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, मेरे पास पेपर का सेट ए है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 52 है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं अगर आपके पास भी यही सेट है तो। क्वेश्चन नंबर 52 एक फिल्म पे मैं दिखाना चाहूंगा और मैं खुद भी पढ़ देता हूँ एक दो बातें इसकी। 52 और 53 जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आधे आधे पेज के हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को देख लीजिए। ये एथिक्स और पॉलिटी के क्वेश्चन को नहीं कहेंगे, ये वाला प्रश्न एथिक्स का है 53 वाला, और 52 भी क्वेश्चन जनजातीय जिलों से संबंधित है। हो सकता है यूपीएससी इस बात को कहे कि ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। तो लंबाई आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रश्न है। ऐसे 2-3 प्रश्न और हैं। तो उम्मीदवारों का ये कहना जेन्युइन है और सही है। अगला सवाल है कि क्या इस बार यूपीएससी कुछ प्रश्न अपने सिलेबस से बाहर का पूछा है? उम्मीदवार और जो मेंटर्स हैं उनके बीच का बहस ये भी है कि बहुत सारे प्रश्न सिलेबस से बाहर थे या सिलेबस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे। एक प्रश्न एथिक्स और इंटीग्रिटी यानी नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ था और एथिक्स का पेपर जो है वो मेंस का सिलेबस है, वो प्रीलिम्स का पार्ट भी नहीं है, इसलिए इस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जो सेट मैंने लिया है इसका क्वेश्चन नंबर 53 एथिक्स का ही प्रश्न है और इसमें आप पढ़ के देख सकते हैं। मेरे पास हालांकि समय की लिमिटेशन है इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 सेट ए का है, आप देख सकते हैं। एक कठिन परीक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम के भीतर गहराई, एक कठिन परीक्षा अपने सिलेबस के अंदर से ही उसकी गहराई का परीक्षण करती है, लेकिन इस बार का जो पेपर है इसमें अस्पष्टता अधिक है और जिसका पाठ्यक्रम से जुड़ाव थोड़ा कम ही लगता है। कुछ लोगों ने आयोग के पाठ्यक्रमों पर भी सवाल उठाए हैं। आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देख लीजिए तो उसमें जो इतिहास का सिलेबस है बहुत संक्षिप्त में लिखा हुआ है कि इसमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास पूछा जाएगा, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सिलेबस से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जुड़ाव नजर नहीं आएगा। कुछ का कहना है कि परीक्षा का कठिन होना तो जरूरी है, लेकिन कठिन और बेतुका होने में फर्क होता है। जाहिर है आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षा टफ होगी और होना भी चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन टफ होने में और कुछ भी पूछ देने में फर्क होता है और यूपीएससी को मुझे लगता है कि इस बारे में इसे ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारे उम्मीदवार अब ये सोचने लगे हैं कि क्या अगला साल भी वो इस पर लगाएं या ना लगाएं। इस समय एक प्रश्न जो काफी चर्चा में है कि क्या जो ट्रेडिशनल किताबें हैं उनसे हमें अधिक फायदा होगा या जो गवर्नमेंट का जो पीआईबी वगैरह प्रेस जो गवर्नमेंट रिलीज करती है वो ज्यादा फायदेमंद हुआ है। इस बार का पेपर देख के तो ऐसा ही लगता है कि ट्रेडिशनल किताबों की तुलना में पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है करंट अफेयर्स वगैरह के लिए वो काफी मददगार रही है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूंगा कि आप इसको फिर अगला ट्रेंड ना बना लें। ये बहुत डेंजरस चीज है कि किस साल जैसा प्रश्न पूछा गया और अब आप अगर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने लगेंगे ट्रेंड मानकर तो अगले साल फिर ट्रेंड बदल जाएगा और आप फिर कहेंगे कि इस बार ट्रेंड बदल गया। तो हम इस बारे में बाद में अंत में बात करेंगे कि फिर होना क्या चाहिए। हम अगले सवाल पर चले आते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या परीक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, यूपीएससी को कैसे कैंडिडेट्स चाहिए, वो क्या तलाश करना चाहता है प्रीलिम्स के माध्यम से। सवाल ये भी है कि स्टूडेंट्स की बुद्धि और ज्ञान को क्या रिवार्ड मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स पढ़ने में तेज हैं, जिनके पास ठीक ठाक नॉलेज है, वो इस तरह के प्रश्नों से फायदे में होंगे या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये भी अपनी राय दी है कि परीक्षा के मूल उद्देश्य, परीक्षा में जो बदलाव है ये इसके मूल उद्देश्य को भटका रहा है या प्रभावित कर रहा है। इसमें स्टूडेंट्स की बुद्धि को रिवार्ड नहीं मिल रहा है बल्कि सरकारी नीतियों के प्रति उसकी ईमानदारी को उसको रिवार्ड मिलेगा, फायदा होगा। जबकि कुछ का मानना है कि यूपीएससी अब रटने की बजाय व्यापक समझ का टेस्ट ले रहा है या व्यापक समझ को टेस्ट कर रहा है।
तो मेरे भाई इसमें नया क्या है? ये काम तो यूपीएससी हमेशा से करता आया है। वो हमेशा से ही रटने वाले विद्यार्थियों को तो कभी लेता ही नहीं और लेगा भी क्यों? जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वही पात्र हैं, क्योंकि ये सारा जो प्रशासनिक काम है आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, क्विक डिसीजन मेकिंग क्षमता पर डिसीजन वो डिपेंड करता है। इसलिए आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होना चाहिए, कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और आप बड़ी-बड़ी चीज़ों को, लेखों को, आर्टिकल को पढ़ के क्विक डिसीजन ले पाएँ। माइंड को आपको ऐसे बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आप अब भी यही सोच रहे हैं कि रट के एग्ज़ाम पास कर लेंगे या आपके मेंटर्स के द्वारा बताए गए एलिमिनेशन मेथड को लगाकर आप एग्ज़ाम पास कर जाएँगे, तो वो दिन खत्म हो गए। और अब तो एआई का ज़माना आ गया है, पता नहीं आगे क्या-क्या नए-नए प्रयोग होंगे। तो कुल मिलाकर इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि यूपीएससी की प्रकृति को सब मत समझिए। यानी यूपीएससी क्या करेगा, नहीं करेगा, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इस सर्विस की यानी इसमें जो 20-25 पोस्ट हैं, आईएएस से लेकर लास्ट में डायनिक्स वगैरह तक, इन 25 पोस्ट को देखिए, उनके कार्यों की प्रकृति को समझिए और अगर आपके आस-पास कोई अधिकारी रहता है, तो आप उससे मिलकर इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिए कि जॉब में किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं। अगर कोई आईपीएस आपका मित्र है, आपके रिलेटिव में है या दूर का किसी तरह से भी जानकार है, तो आप उससे पूछ के देखिए उसको व्यावहारिक दिक्कतें किस तरह की आती है, किस तरह से वो डिसीजन लेता है, कितना कम समय उसके पास होता है चीज़ों को तैयार करना, अपराधियों को पकड़ना, उन पर खोजबीन करना। ये सारी चीज़ें बहुत शार्प और बहुत तेज माइंड का मांग करती हैं। इसलिए यूपीएससी की तैयारी भी इसी पैटर्न पे करनी चाहिए और एग्जाम भी इसी पैटर्न के पूछे जा रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को इसी के अनुरूप जोड़िए। सभी विषयों को समग्रता से पढ़िए और प्रशासनिक अप्रोच के साथ पढ़िए, लिखिए और अपना डिस्कशन करिए। प्रीलिम्स के लिए जिनको अगले साल देना है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपने एक व्यापक रणनीति बनाइए ताकि आने वाला साल आपका खराब ना हो और इस साल के प्रश्नों की प्रकृति से सीख लेते हुए फिर नया ट्रेंड मत बनाइए। जो ट्रेंड चले आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करिए कि आपको सब कुछ पढ़ना है डिटेल में। हम अपने अगले वीडियो में मुख्य परीक्षा से संबंधित उत्तर लेखन पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अब जिन जिन उम्मीदवारों को ऐसा लगता है कि उनका प्रीलिम्स इस बार निकलने वाला है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे आने वाले आंसर राइटिंग के वीडियो को जरूर देखिए। आपको इससे वाकई बहुत फायदा होगा, ऐसा हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। लंबे समय से हम लोगों ने आंसर राइटिंग पर काफी रिसर्च किया है। ये चीजें आपको आंसर राइटिंग के हमारे वीडियोस को देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर हमसे भी जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।